नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीआरपीएफ के कमांडेंट मुन्ना कुमार सिंह, जो कला प्रेमी हैं, समाज सेवी हैं और प्रकृति से भी इन्हें गजब का प्यार है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं मुन्ना कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। मैं सीआरपीएफ में कमांडेंट हूँ। वर्तमान में हमारा जो आईजी ऑफिस है, जो बिहार का हेडक्वार्टर है, वहीं पर मैं पदस्थापित हूँ कमांडेंट ऑपरेशंस के रूप में। शुरुआती दौर से हमने सैनिक स्कूल में मैं अपना पढ़ाई किया हूँ। इनिशियल पढ़ाई जो 6ठी से 12वीं तक सैनिक स्कूल तिलैया, उस समय बिहार झारखंड एक था। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना बीए पास किया। दिल्ली में मैं बाकी आगे की पढ़ाई के लिए गया था। तब तक मेरी नौकरी लग गई तो मैं सीआरपीएफ में आ गया और अभी 28वां साल पर हमारे जॉब का चल रहा है। देश के विभिन्न भागों में हम पदस्थापित रहे हैं। अपना काम तो हम अपना शिद्दत से करते ही हैं, साथ में मुझे साहित्य से जुड़ी हुई जो अन्य विधाएँ हैं, जो कला है, नाटक है, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत प्रेम है। प्राकृतिक प्रेम भी है मुझे। मैं अपना समय इस तरह से विभाजित करके रखता हूँ कि सुबह जितना समय मिले पेड़ पौधों की सेवा में, जल की सेवा में, जल और वायु, जैसा कि जिस नाम से जलवायु बना है, तो जल के जितने स्रोत हैं उसकी सेवा के लिए हम लोग समय निकालते हैं। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद शाम को जो समय मिलता है वो थिएटर या साहित्य के संबंधित एक्टिविटी के लिए यथासंभव उसमें योगदान देने का कोशिश करता हूँ। सर, आप नक्सलवाद से जुड़े मुद्दों पर भी काफ़ी मुखर रहते हैं और आपकी पकड़ भी इन मुद्दों पर काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा सवाल जो होगा वो इन्हीं मुद्दों को लेकर होगा। पिछले कुछ सालों में नक्सलवाद का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि सरकार इस पे काफ़ी ज़्यादा पहल कर रही है इसको नियंत्रण में करने के लिए, लेकिन फिर भी इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? किसी भी समस्या का फोर्स वाला समाधान नहीं हो सकता है। फोर्स एक रास्ता बना सकती है, उस रास्ते पे फिर बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उस पर चलती है। तो जब जहाँ समस्या ज़्यादा बीहड़ हो जाती है, जहाँ पुलिस को ज़रूरत पड़ेगी तो सीएपीएफ को, जो सेंट्रल के फोर्सेस को बुलाते हैं। और हम लोगों ने पहले काफ़ी, मतलब आप पिछले 10-12 साल का आंकड़ा भी देखेंगे तो काफ़ी नीचे गया है नक्सलवाद का जो अभियान है, जिसे हम लोग जो है अपने भाषा में LWE बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो वामपंथी उग्रवाद है। तो ये पहले कुछ लोग ऐसा लगता होगा कि बड़े आइडियोलॉजी से, बड़े विचारधारा से लोग प्रेरित है। ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। अधिकतर जो लोग हैं क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। वो पैसे के एक्सटॉर्शन के चक्कर में या पुलिस से बचने के लिए कहीं अपना एक आश्रय लिए हुए हैं, फिर उस जगह तक कुछ लोगों का अपना ग्रुप बना रखे हैं। धीरे धीरे काफ़ी खात्मा हुआ है। जो बचे कुछ है उनका भी खात्मा जल्दी ही हो जाएगा। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये नक्सलवाद का समाधान क्या है? मतलब सरकार तो पहल कर ही रही है, उसका समाधान और क्या हो सकता है? कि समाधान हर चीज़ का, जैसे कि पढ़ाई के समय जो लोग बोलते हैं ना कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो चीज़ है, समाज, आर्थिक और राजनीतिक जो समाधान होता है, फोर्स, जैसे मैं पहले बता रहा था, फोर्स से समाधान नहीं हो सकता है। कुछ विचारधारा से, जो देश की विचारधारा है, देश की विचारधारा में मूलतः हम लोग को विकास की अवधारणा है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। दुनिया में सूचना क्रांति आ रहा है, कंप्यूटर क्रांति आ रहा है, विकास हर आदमी का जो पहले का जीवन स्तर था उससे काफ़ी ऊंचा हुआ है। पहले आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो देखेंगे कि एक उम्र सीमा थी, आज़ादी के समय जहाँ तक मुझे याद है 37-38 साल सिर्फ थी। आज के डेट में 64 या 68 साल हो गया है। तो दवा की ऐसी व्यवस्था हुई है, हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने इतना इम्प्रूव किया है। पहले मैट्रिक तक पढ़ना बहुत बड़ी बात माना जाता था। आज के डेट में लोग पीएचडी तक की पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट बहुत लोग मिलेंगे। तो समाज विकास की तरफ जा रहा है। जो सिरफिरे लोग हैं उस विकास में अड़ंगा लगा करके दूसरी धारा पकड़ने लगते हैं। गांधी जी का एक कथन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि बोलते थे, भाई चलो आज़ादी तो मिल ही जाएगी, आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, संस्कार कहाँ से आएगा? संस्कार जब हम सिखाएंगे, अपने देश के प्रति जो संस्कार है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो संस्कार है, तो जो लोग इस संस्कारों को नहीं सीखे हैं वो देश विरोधी काम में लगे रहते हैं। तो उनको वो संस्कार जिस दिन हम सिखाने लगेंगे, मुख्यधारा में लाने लगेंगे, उस दिन समाधान अपने आप आ जाएगा। और जो बिल्कुल हथियारबंदी क्रांति करना चाह रहे हैं, जो इस तरह का हिंसक ही अभियान करना चाह रहे हैं, उसके लिए पुलिस और फोर्स तो है ही उनको जवाब देने के लिए।
सर, नक्सलवाद की समस्या जो है वो कहते हैं कि पहले सिर्फ सामाजिक मुद्दा था, लेकिन अब ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? सामाजिक मुद्दा चलिए माना जा सकता है कुछ हद तक। जो है कुछ लोग जिनको ज़मीन का विवाद या सामाजिक कहीं कुछ ऐसा विवाद था, तो उन लोगों ने एक शुरुआत किया एक विचारधारा को लेकर के, थोड़ी देर के लिए उसको हम लोग मान लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये पैसा जमा करते गए, फिर एक राजनीति का भी जो अपराधीकरण हुआ, तो ये अपराधी का राजनीतिकरण भी कुछ होता गया। तो ये लोग जो है उस तरह से इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। तो फिर एक राजनीति में कुछ लोग जब जिनको ये इन्फ्लुएंस कर लेंगे कि हाँ ये इसका समाधान ना होने दे, तो वो लोग तो समस्या उसमें करेंगे ही। और ये हमेशा चाहेंगे, आप देखिए अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि इनका कोई रिश्तेदार या इनके छत्र छाया में रहने वाला आदमी चुना जाए, ताकि गांव में जब ये एक्सटॉर्शन करने जाए, जब ये पैसा वसूली करें, लोगों को तंग करे, तो कोई विरोध ना करे, ताकि इनका जो गलत काम है वो आसानी से चले। इसके लिए वो राजनीतिक प्रश्रय लेने का तो हमेशा कोशिश करेंगे लोग। सर, ये तो हो गई नक्सलवाद की समस्या। आप कला प्रेमी भी हैं और लोगों में ये मिथ होती है कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान ऑफिसर्स थोड़े सीरियस टाइप होते हैं। आपने उस मिथ को तोड़ा है, तो ये क्या कला में आपकी रुचि जो है वो बचपन से ही थी या फिर क्या? देखिए, कलाकार तो हर व्यक्ति बॉर्न कलाकार होता है। बच्चा बहुत सारे नाटकीयता करते हैं अपनी माँ को रिझाने के लिए, या माँ का जो अटेंशन है वो अपनी तरफ लाने के लिए। तो कलाकार तो हर आदमी है। रुदन में भी एक गायन वाली जो चीज़ है वो आती है बचपन से ही। माँ लोरी सुनाती है जब छोटे बच्चों को, जब उसको समझ ना होती है तब भी, तो वो कहीं ना कहीं वो संगीत के रूप में उसके कानों में प्रवेश करता है। वो प्लेटो बहुत बड़े थिंकर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। उन्होंने विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में एक बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया है कि शिक्षा को 3 चीज़ की शिक्षा जरूरी है। एक तो शरीर को मजबूत रहना है, शरीर में क्योंकि एक दिमाग रहेगा, मन है उसके लिए, और इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आप व्यायाम करते हैं, प्लेटो जिसको जिम्नास्टिक बोलता है। तो जिम्नास्टिक हर तरह की एक्सरसाइज है। कोई भी वॉक कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई खेल रहा है, तो वो शरीर को तंदुरुस्त कर रहा है। दिमाग के एक्सरसाइज के लिए प्लेटो बोलते हैं मैथमेटिक्स, जो गणित है। गणित का मतलब हुआ कोई भी पहेली को आप सुलझा रहे हैं, उस समय आपके विचार में चीज आता है, दिमाग का एक एक्सरसाइज होता है। शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त हो गया, लेकिन दोनों के बीच में तालमेल कौन करेगा? वहाँ पर संगीत आता है। संगीत और कला की जो चीज़ है, प्लेटो उसको म्यूजिक बोलते हैं, लेकिन म्यूजिक का एक विस्तृत रूप है। थिएटर है, साहित्य है, कोई वादन वाली कला है, गायन वाली कला है, नर्तन है, इस तरह के हजारों, पेंटिंग है, जितनी भी कलाएँ हैं, जो आपको सम देता है, जो बैलेंस देता है। प्रकृति को आप देखिएगा, आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, बहुत समय के लिए नहीं होता है, ये थोड़ी देर के लिए उफान है। तो हर प्रकृति अपने सम पे रहना चाहती है। आपका भी शरीर है, आपका जो मन है, जो भी, जिसको पूरे बॉडी हम लोग मान के चले, मनुष्यगत जितनी भी चीज़ें हैं, एक सम पे रहना चाहता है। वो सम एक कला ही ला सकती है। तो कला प्रेम तो हर व्यक्ति में है, किसी में उभर कर और अच्छे से दिख रहा है, किसी व्यक्ति में वो थोड़ा सा जो है अंदर नेपथ्य पे चला गया है। तो यहाँ आप देखिएगा कि बिहार में कला का बहुत विस्तार नहीं हुआ, जबकि बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ से, प्रकाश झा निकले हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, नाम अनगिनत नाम है जो निकलते गए, इंडिविजुअली निकलते गए। लेकिन आप यहीं बगल में बंगाल चले जाइए, असम चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, थोड़ा और आगे बढ़िए, पूरे पूर्व की तरफ जितना बढ़ते चले जाएं, तो वहाँ उनके संस्कार में कला है। यहाँ अभी भी कोई लड़की अगर घर से बाहर जा रही तो घर वाले उसको रोकना चाहेंगे। लड़का भी अगर कला वाले क्षेत्र में जा रहा है, थिएटर में जा रहा है, कोई डांस में, गायन में जा रहा है, तो घर वाले बोलेंगे भाई तुम नौकरी वाला कुछ काम कर लो। ये संस्कार हम लोग को बिल्डअप करना है। और कोई भी रिवॉल्यूशन आएगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कोई अच्छा विकास आएगा, कुछ ऐसा चीज़ प्रस्फुटित होगा, तो कला के माध्यम से ही होगा। पैसा आदमी कितना कमा लेगा, कितना कुछ कर लेगा, राजनीति कितना कर लेगा, जॉब भी कितना कर लेगा, 28 साल 30 साल हम लोग जॉब कर लेंगे, लेकिन कला ऐसा है कि जब जन्म से लेकर के मरण के दिन तक वो साथ में देगा। इसलिए कला के प्रति आकर्षण हर व्यक्ति को होना चाहिए, और कला को बढ़ावा, हम लोग एक स्तर के अफसर हो गए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे आसपास हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उस कलाकार को, उसको कला में किसी तरह का विस्तार करना हो, कुछ आगे बढ़ना हो, तो हम जितना मदद कर सकते उतना ज़रूर करना चाहेंगे। और ये हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग बिहार आर्ट थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के कला मंच से भी जुड़े हुए हैं। कोई संगीत या नृत्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, किसी भी तरह का थिएटर के क्षेत्र में कोई लड़का या लड़की कोई अच्छा काम करना चाह रहा, हम लोग से जुड़ता है, तो हम लोग जहाँ तक अपने से होता है खुद मदद करते हैं, या किसी न किसी से सहयोग जरूर दिलवाते हैं। और एक माहौल बनना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, मेरा ये अपील भी है लोगों से
कि बिहार में भी एक कला का एक अच्छा माहौल बनाया जाए। सर, बिहार में आर्ट और कल्चर का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, और क्या इसमें ज़रूरत है और डेवलप करने की कितनी ज़रूरत है? बिहार में हर फील्ड में आप देखिएगा इंडिविजुअल डेवलपमेंट बहुत है, चाहे वो संपत्ति हो, तब नौकरी भी देखिएगा बिहार के सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, लेकिन इंडिविजुअली है। अगर मैं अपने गांव से पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो अपने गांव को मैं कितना दे पाया, उस तरह से एक सोशल कैपिटल जो है, एक सामाजिक पूंजी बनती है। उस सामाजिक पूंजी बनाने का मुझे लगता है कि बिहार में ऐसा नहीं कुछ प्रयास हुआ है कि मैं अब अधिकतम लोग को देखिएगा बिहार के लोग जो है, अब कोचिंग में सबसे ज़्यादा लोग कोटा में आपको बिहार के दिखेंगे, शिक्षक भी बिहार के, स्टूडेंट भी बिहार के, लेकिन वो कैपिटल जो बिल्डअप होना चाहिए था, अब जो बच्चे वहाँ पर गए हैं वो तो कुछ खर्च कर रहे हैं, जो शिक्षक भी वो भी कुछ खर्च कर रहे हैं। पैसा कहाँ से जा रहा है? यहाँ से दोहन हो रहा है, उस जगह का विकास हो रहा है। ठीक है, भारत का एक पार्ट है, उसका विकास हो रहा है, लेकिन हर जगह का विकास होना चाहिए था। यही व्यवस्था हमारे सुदूर क्षेत्र जो है, किशनगंज है, बेतिया है, सहरसा है, दरभंगा है, गया औरंगाबाद है, कोई भी ऐसे जो हमारे जो फ्रिज पे जितने भी ज़िले हमारे बाउंड्री पे हैं, उन इलाकों में होता, और पटना में होता है, भागलपुर में होता, गया में होता, मुजफ्फरपुर में होता, इस तरह का कोचिंग संस्थान होता जहाँ लाखों लोग आकर के पढ़ाई कर रहे होते। कितना अच्छा होता। बिहार के बहुत अच्छे डॉक्टर आपको कभी भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भुज से लेकर सिलचर तक चले जाइए, सब जगह मिलेगा। बिहार का कोई ना कोई अधिकारी वहाँ मिलेगा, लेकिन उनके माध्यम से जो हमको सामाजिक पूंजी बनाना था, शायद हम लोग नहीं बना पाए। तो कला में भी वो सामाजिक पूंजी बनना है, और सामाजिक पूंजी भी बनाने के लिए आप मान लीजिए कि जैसे अभी हाल में मनोज वाजपेयी आए थे, मैं देखा कि बहुत इंटरेस्टेड है, उनका बहुत ज़्यादा रुचि है कि बिहार में हम कुछ डेवलपमेंट में करें। लेकिन बिहार में कोई कुछ करने आ रहा है विकास कला के क्षेत्र में, तो उसको एक माहौल तो दीजिएगा। आप एयरपोर्ट पे ही आ रहा हो तो ऐसा उसको गड़बड़ ना हो जाए उसके साथ, होटल यहाँ सुविधा ठीक हो, कोई होटल में रहना चाह रहा है तो यहाँ का कानून व्यवस्था उसको एक विश्वास दे कि नहीं, कानून व्यवस्था अच्छी है, लोग अच्छे हैं, लोग जो है उसको धक्का मुक्की नहीं कर देंगे, चाहे उसको तंग नहीं कर देंगे, उसके साथ किसी तरह का कोई किडनैप नहीं कर लेगा, कोई उसके साथ कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं कर देगा जिससे वो दुखी होकर के छोड़ के भाग जाए। ये विश्वास जहाँ पर है वहाँ लोग जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। अब पुणे में, बेंगलोर में, कोटा में, जहाँ एजुकेशन हब बना, आईटी हब बना, इन सब जगहों पे आप बिहार के लोग को देखिए, कितने सारे बिहार के लोग हैं, लेकिन इंडिविजुअली वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं वहाँ, व्यक्तिगत रूप से। अगर हमारे समाज में वो बैक होकर के आए, हम यहाँ पे आईटी का एक हब बनाते, हम यहाँ पे कला का एक अच्छा हब बनाए, हम यहाँ पर कुछ ऐसा कोचिंग का ही हो एक हब बनाए, एजुकेशन का एक हब बनाए। यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए बाहर से विद्यार्थी कहाँ आ रहे हैं? यहाँ के विद्यार्थी भाग के जा रहे हैं, दिल्ली हो तब, इलाहाबाद हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, या अन्य जगहों पे जा रहे हैं। तो ये हमारा जो पूंजी है, मानसिक पूंजी भी एक बहुत बड़ी पूंजी है, उस पूंजी का तो हम क्षरण हो रहा है ना। तो ये लोग जब आएंगे हमारे पास बैठेंगे, आप मान लीजिए कि जैसे प्रकाश झा हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज वाजपेयी हैं, इस तरह के जो कला के क्षेत्र में, और भी मैं कई नाम ले सकता हूँ, ये सब लोग पटना में होते, मुजफ्फरपुर में होते, गया में होते, तो इनसे जुड़ने वाला जो आदमी है उसका कितना फ़ायदा होता। अब कहीं भी आप लोग न्यूज़ मीडिया के फील्ड में है, आप देखिए कि सबसे जो बड़े बड़े एंकर हैं जिस भी बड़े चैनल पे देखिएगा बिहार के हैं, लेकिन वो सब के सब या तो बॉम्बे में बैठे हैं या दिल्ली में कहीं बैठे हुए हैं। तो उनसे बिहार वासियों को डायरेक्ट फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हम गौरवान्वित होते हैं कि चलो ये जो है ये कलाकार हमारा है, सिर्फ गौरवान्वित होने से नहीं काम चलेगा। अगर वो अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में उनका कुछ योगदान हो, और योगदान लेने के लिए हम लोग भी तैयार, दोनों का संस्कार एक मिलना चाहिए, तब ये विकास होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ लोगों में दिमाग है, बहुत करने की क्षमता भी है, शायद दिशा नहीं मिल पा रही। तो समाज में हर जो बड़ा आदमी है, हर जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो भी कुछ कर सकता है, जो योगदान दे सकता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दिशा दे, कम से कम समाज को अच्छी दिशा। एक सूक्ति है, मुझे नहीं पता कहाँ से सूक्ति, जो बार बार सब लोग सुनते हैं, महाजन एन गथा सा पंथा। तो महाजन जो बड़ा आदमी जो रास्ता बनाता है उस पर लोग चलते हैं। तो महाजन बने तो हमारे राजनीतिक महाजन बने, हमारे अधिकारी महाजन बने, हमारे साहित्यकार, हमारे कलाकार महाजन बने, और शायद वो महाजन बने भी हैं तो उनकी जो वो सोच की जो पूंजी है आम आदमी तक, एक आम जन तक शायद नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं। तो ये इस सब का एक तालमेल, स्मूथ फंक्शनिंग जिसको कहते हैं, कोई चीज़ आप स्विच दबाए या पंखा चल जाना चाहिए, स्विच दबाने के बाद आपको तार हिलाना पड़े, पंखे को हिलाना पड़े, चलाना पड़े, तो स्मूथ नहीं हुआ, चला तो उससे अच्छा पुराना बेना नहीं था हम लोग का, जो पंखा ऐसे जल लेते, फिर क्यों ये स्विच लगाने की जरूरत पड़ी। तो कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिक मोड में होता है, धक्का देके गाड़ी स्टार्ट करने की जगह चाबी से स्टार्ट करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है आदमी को, तो उस मोड में शायद नहीं है हम लोग, हमारा समाज जो है उतना आगे नहीं बढ़ पाया है।
जो बाकी समाज को हम लोग देखें, महाराष्ट्र में देखिए आप, गुजरात में देखिए, राजस्थान में देखिए, तो हमसे आगे हैं। हिमाचल हमसे आगे है, केरल हमसे आगे है इन सब चीज़ों में, चाहे कला हो तब, पढ़ाई लिखाई हो तब, बाकी चीज़ों में, इवन कानून व्यवस्था में भी। कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक इमेज बहुत लोगों को बाहर में जो गया हुआ है, तो उस इमेज को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा मोटा हैमर मारना पड़ेगा, ज़्यादा जोर से थोड़े से मारना पड़ेगा, हमें ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। जब लोग हमारे बारे में एक निगेटिव इमेज रखे हैं, तो हमको इतनी पॉजिटिविटी देनी होगी कि लोग बोले नहीं भाई। तो यहाँ जितने भी देश के कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, जो भी बड़े लोग हैं, इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं, आकर के यहाँ पर अपना पूंजी लगाएं, कुछ फैक्ट्री खोलें, कुछ ऐसा व्यवसाय करें कि हमारे लोग उसके साथ जुड़े। तो सब चीज़ जुड़ा हुआ है। कोई चीज़ जो ऐसे शरीर में हर अंग है, एक अंग आपका डैमेज होगा तो दूसरे को दिक्कत होती है। इस समाज के भी सभी अंग हैं, इनको सबको जोड़ना बहुत जरूरी है। ये सब नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग फिर आगे नहीं बढ़ सकते, फिर हम लोग इस पर चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे जो सालों साल से हो रही है। तो ये बिहार का जो भी आदमी आपके थ्रू इस प्रोग्राम को देखे, चाहे जो भी, जहाँ भी हम लोग को अपील करने का मौका मिले, हम जरूर ये अपील करते हैं कि हम एक सामाजिक पूंजी का निर्माण जरूर करें। हम अपने जो हमने कमाया है, कमाई से मतलब सिर्फ पैसे का मत सोचिए, मैं बार बार इस चीज़ को कहना चाहूँगा। हमने जो भी कमाया, हमने जो कला में कमाया, हमने जो अपनी सोच में कमाया, हमने अपने विज्ञान में जो कमाया, हमने जो भी चीज़ अपने कार्य में भी, जो हमारे कर्म से जो चीज़ हमारी जमा पूंजी है, वो हम कितने ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं। फिर देखिए समाज कितना अच्छा निर्माण होता है, कितना बढ़िया बनता है समाज हमारा। सर, बिहारी जो पेरेंट्स होते हैं उनकी परसेप्शन ये होती है कि आर्ट एंड कल्चर में अगर हमारा बच्चा जा रहा है तो वो सही नहीं है। मतलब पढ़ाई में अगर पढ़ाई की तरफ जा रहा है तो वो ज़रूरी है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में जा रहा है तो वो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। तो पढ़ाई की तरफ वो लोग ज़्यादा, अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा भेजते हैं। तो इसके लिए आप पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपको थोड़ी देर पहले जो प्लेटो की एजुकेशन की थ्योरी बता रहा था, जो शिक्षा का सिद्धांत है, तीनों चीज़ जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है, शरीर की तंदुरुस्ती भी जरूरी है, उसके सम के लिए कला भी जरूरी है। ठीक है, कला के साथ ऐसा कुछ हुआ, जब तक एक आदमी एक थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको बोलते हैं, उस स्तर से ऊपर नहीं उठ रहा है, तब तक उसकी बहुत अच्छी कमाई नहीं होती है। हम लोग बिहार में इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग ज़्यादा हैं, तो लोग सोचते हैं किसी तरह से नौकरी कर ले। वो नौकरी पढ़ाई के माध्यम से ही आना है, तो उस पर जल्दी से जल्दी वो किसी नौकरी में चला जाए ताकि कुछ अपना कमाई का अपना साधन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। माँ बाप भी निश्चिंत होना चाहता है। कला के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन नाम आप देखिए, बिहार का जब नाम आता है कहीं पर, किसका नाम हम लोग लेते हैं? कितने राजनीतिक और कितने अधिकारी का हम लोग नाम लेते हैं बताइए? तो बिल्कुल शायद जीरो। विद्यापति का नाम लेते हैं, भिखारी ठाकुर का नाम लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का नाम लेते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु का नाम लेते हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री का नाम लेते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जो अभी हमारे आसपास जो आलोक धर्मा जी हैं, अरुण कमल जी हैं, ऋषिकेश सुलभ जी हैं, अवधेश प्रीत जी हैं, इस तरह के जो है उषा किरण खान जी हैं। कला के क्षेत्र में यहाँ संजय उपाध्याय जी हैं, हमारे जो बिहार आर्ट थिएटर के अभिषेक हैं, सुमन जी हैं वहाँ पे। इन लोगों का कितना बढ़िया इन लोग का नाम है। सुनीता भारती है, उज्ज्वला गांगुली है, सब कई लेडीज़ जो हैं बड़ा अच्छा काम करे। एक नूपुर चक्रवर्ती है, अदिति सिंह है। अभी सब लोगों का फंक्शन हम लोग देखते रहते हैं। इन लोगों ने एक स्तर से ऊपर उठना शुरू किया है। इसी बिहार आर्ट थिएटर की पैदाइश हमारे पंकज त्रिपाठी आज फिल्मी दुनिया में छाए हुए हैं। हमारे समाज से निकल कर गए हैं प्रकाश झा, मंजुल सिन्हा, मनोज वाजपेयी, इस तरह के जो लोग हैं, रतन राजपूत हैं, सुशांत सिंह राजपूत बेचारे स्वर्गीय हो गए। तो इस तरह के कितने बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ से गए। तो नाम उसमें ज़्यादा बड़ा है। खेल में ही आप देखिएगा, जब यूनाइटेड बिहार था उस समय भाई महेंद्र सिंह धोनी हमारे यहाँ के थे, सबा करीम यहाँ के, हॉकी का एक कैप्टन थे, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, हॉकी टीम के हमारे कैप्टन थे जो बिहार के थे। तो इस तरह के जो लोग हैं जो खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जा रहा है, उनका फलक ज़्यादा बड़ा होता है, उनका विस्तार ज़्यादा बड़ा है। तो थोड़ा धीरज तो रखना ही पड़ता है। कोई बड़ा चीज़ जो है कि बनने के लिए, बरगद का पेड़ थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। छोटा मोटा जो फूल पौधा लगाते हैं एक सीजनल, वो जल्दी उगता है, जल्दी फूलता है, जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो छोटी मोटी सिर्फ नौकरी के ही चक्कर में नहीं रहे, थोड़ा सा माँ बाप भी सहयोग करें, उसको स्ट्रगल करने दो। और बड़ी अच्छी बात जो है, अभी नीलोत्पल मिरवाल बिहार के ही बहुत अच्छे लेखक हैं, बताओ मेढक को पेड़ चढ़ने का ट्रेनिंग दोगे तो दिक्कत होगा। मछली को तैरने की जगह पेड़ पे नहीं चढ़ाना है, जो पेड़ चढ़ने वाला बंदर है उसको तैरने का ट्रेनिंग नहीं देना है। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पहचानना चाहिए कि इस बच्चे में मैथमेटिकल विकास का गुण है, वैज्ञानिक बनना चाह रहा है मैथ्स फिजिक्स पढ़ करके, उसको मैथ्स फिजिक्स पढ़ने दो, उसको जबरदस्ती खिलाड़ी मत बनाओ, कलाकार मत बनाओ। जिसमें खेल का गुण है, खेल में भी कई खेल है, दौड़ने भागने का है, कुछ फेंकने वाला जो है थ्रो करना, डिस्कस थ्रो होता है, हैमर थ्रो होता है,
इस तरह शॉट पुट होता है, भाला फेंक, इस तरह की बहुत सारी चीज़ है, कूदने का खेल है, फुटबॉल हॉकी जैसे खेल हैं, क्रिकेट जैसा खेल है, टेनिस जैसा खेल है। किस तरह की एबिलिटी है उस आदमी में, कला के फील्ड में, नौकरी के फील्ड में, या लिखने का उसका मन है, ठीक है, उसकी रचनात्मक लेखन अच्छा है, बहुत बढ़िया कमाई है। आजकल सीरियल वगैरह में जो अच्छे लेखक हैं देखिए कितना अच्छा कमा रहे हैं। कमाई के लिहाज से भी देखिएगा तो कोई बुरा चीज़ नहीं है। जो फिल्म का लेखन कर रहे हैं, सीरियल का लेखन कर रहे हैं, बोलने वालों को ही देखिए, आज दुभाषिया अगर कोई हिंदी अंग्रेजी जान रहा है, अंग्रेजी के सारे जो चैनल हैं उस चैनल को दूसरी भाषा में अनुवाद की ज़रूरत है, लिखने वाले का भी चाहिए, बोलने वाले का भी चाहिए, वो भी, उनकी भी कमाई कोई कम नहीं है। लेकिन हमें जो दिखता है कि जल्दी से जल्दी कैसे नौकरी पाले, तो माता पिता को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा धीरज रखना सिखाएं और जिस फील्ड में उसकी रुचि है थोड़ा पहचानिए। पहचानने के बहुत सारे आजकल जो है एजेंसी हैं, बहुत सारे जो लोग हैं कि अच्छे जानकार लोग हैं जो ये पहचान के देते हैं कि ये बच्चा इस स्किल के फील्ड में जाएगा तो अच्छा करेगा, तो उसको उसी फील्ड में भेजिए। किसी भी फील्ड में आदमी कोई कमजोरी नहीं है, और वर्क की जो डिग्निटी है, जो काम का जो उसका महत्व है, उसको हम लोग को पहचानना चाहिए। हम किसी कुर्सी पे बैठ के इसलिए हम बड़े नहीं हो जाते हैं, हम अपने कर्म से बड़े होते हैं। कोई यहाँ पे झाड़ू मार रहा हो छोटा नहीं हो जाता है, वो अपना कर्म कितना अच्छा से कर रहा है वो उसकी बड़ाई है। अगर वो झाड़ू शिद्दत से मार रहा, मैं कुर्सी पे भी अगर गलत तरीके से बैठ रहा हूँ तो उससे मैं अधम, उससे मैं नीचा हूँ। तो उसको काम करने वाले को, ड्राइविंग कोई कर रहा है, कोई लिफ्ट चला रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई बाथरूम साफ कर रहा है, कोई आदमी कुछ कलर का काम कर रहा है, कोई अफसर का काम कर रहा है, सबका अपना अपना काम है। अपना काम वो कितने अच्छे से कर रहा है, हमेशा हम लोग को ये देखना चाहिए कि उस जगह पे जाने के बाद तुम कितना अच्छा कर रहे हो। जगह कोई भी खराब नहीं है, कोई भी फील्ड खराब नहीं है, जिस फील्ड के लायक जो है। तो ये भले हम लोग जैसे, अब चाहे हमसे भी कुछ बहुत छोटे लोग, उम्र में छोटे, वो भी माता पिता हैं जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको ये सोचना जरूरी है, तभी बच्चों में ये विकास होगा, तब पीढ़ी दर पीढ़ी ये बदलाव आएगा। सर, हमारे इंसाइडर लाइव के दर्शकों के लिए कोई मैसेज आप दे दें। देखिए, ये एक चीज़ जो बताया, ये तीन चीज़ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो बताया कि शरीर के लिए एक्सरसाइज, दिमाग के लिए कुछ भी पजल सॉल्विंग, पहेली है, जो इस तरह की चीज़ है, मैथमेटिकल जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं, और दोनों के सम के लिए म्यूजिक। ये तीन फील्ड है, इसको विस्तृत रूप में, मतलब सिर्फ शब्द पे नहीं जाइए, इस तीनों फील्ड को साधिए। अपने शरीर को दुरुस्त रखिए, दिमाग को दुरुस्त रखिए, और कोई ना कोई कला में अच्छी रुचि रखिए। सब लोग कलाकार नहीं बन सकते, लेकिन रुचि हर आदमी रख सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रकृति दो चीज़ों से जो बनी हुई, जिसको हम लोग जलवायु बोलते हैं, जल और वायु का साधारण सा संयोग है ये। जल कौन देता है? पानी के जितने स्रोत हैं, नदी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, हैंडपंप है, जो जितने भी आपके स्रोत है, झील है, उसको पवित्र रखना, उसको साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जल अच्छा मिलेगा। गंगा को प्रदूषित करेंगे तो पटना में जो पानी की सप्लाई है वो खराब आएगा ही आएगा, फिर दुनिया भर की बीमारियां हमें होगी। वायु का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पेड़ है। पेड़ की रक्षा करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, और उसको रक्षा करके बच्चे की तरह उसको बड़ा करना, तो जलवायु को आप इस तरह से बचा सकते हैं। अच्छा काम कीजिए समाज के लिए। एक और बात जो है बताने की आवश्यकता है, जब हमारा संविधान बन रहा था तो बाबा अम्बेडकर ने एक बड़ा अच्छा उस पर संविधान को समराइज किया है शायद, या एक बड़ा अच्छा भाषण दिया था। बताया, अभी तक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गांधी जी भी अनशन करते थे, जो भी हमारे जितने भी उस पीढ़ी के जो पूज्य नेता हैं सब लोग अनशन करते थे, सब लोग, कुछ लोग हिंसक आंदोलन भी किए हैं, उनको भी हम पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे दुश्मन थे अंग्रेज, उसके खिलाफ वो लोग कर रहे थे। अब दुश्मन कोई नहीं है, देश के बाहर का दुश्मन है, देश के अंदर कोई दुश्मन नहीं है। तो देश के अंदर जब आपको प्रतिरोध करना है, आपको कोई प्रोटेस्ट करना है, वो इस संविधान के दायरे में होना चाहिए। अब हम लोगों ने एक संविधान बना लिया है, अब जो भी काम होगा इस संविधान के दायरे में होना चाहिए। इसलिए हिंसा का रास्ता गलती से भी नहीं अपनाना है, गैर कानूनी रास्ता नहीं अपनाना है। शॉर्टकट मारने के चक्कर में आप गैर कानूनी रास्ता अपनाएंगे, फिर वो आप धीरे धीरे उसमें गिरते चले जाएंगे, फिर आपको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो सभी लोग से, जो भी श्रोता, जो भी दर्शक इस माध्यम से, आपके माध्यम से इसको देख रहे हैं, उनको हम हमेशा ये बताएं कि गैर कानूनी सोच मत रखिए, धीरज रखिए, और अपने टैलेंट को साधिए। अपने टैलेंट को साधिए, जो टैलेंट आपके अंदर है उसको साधिए। आपके लिए ऊंचाई कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है, आपकी सफलता कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है। थोड़ा धीरज रखेंगे, वो सफलता मिलेगी। जिस फील्ड में आप चाह रहे हैं, हर फील्ड में देश विकास की तरफ जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, तो आपको पकड़ना है कौन सा फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। वहाँ तक पकड़ने लायक मेरी दौड़ने की शक्ति है कि नहीं, वहाँ तक दौड़ने की शक्ति रखिए। साधनों का रोना मत रोइए। इसी जगह पे दशरथ मांझी हुए हैं, जिसके पास तो कोई साधन नहीं था, कोई संसाधन नहीं था,
कितना बड़ा काम कर गए। और ऐसे कितने आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो साधन संसाधन का रोना हम लोग को नहीं रोना चाहिए, साधन संसाधन आ जाएगा। आप अपने ध्येय का ख्याल रखिए, धीरज रखिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।